मेथड। इसमें आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, आपके सिलेबस में पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बारे में हम पिछले क्लास में भी बता चुके हैं। स्टैटिस्टिक लैटिन भाषा के स्टैटा टर्म से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ है स्टैट का मतलब है, स्टैट का अर्थ है राज्य। सांख्यिकी का प्रयोग प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है, क्योंकि ये बड़े बड़े आंकड़े या डाटा जिनका कलेक्शन करना और उनकी गणना करना, उनका विश्लेषण करना जब संभव नहीं रह जाता तब हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। पहले भी राज्य चलाने के लिए, राज्य की अर्थव्यवस्था को जानने के लिए, जनगणना करने के लिए, लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में जानने के लिए बड़ी गणनाओं का आंकड़ा जब सामान्य गणित से नहीं निकल पाता था तब भी सांख्यिकी के प्रयोग से निकटतम शुद्ध मान निकाला जाता था, जो पूर्ण रूप से निकटतम शुद्ध होता था। यह सांख्यिकी का परिचय है। आज वर्तमान युग में भी सांख्यिकी का प्रयोग विभिन्न अध्ययन, शोध, रिसर्च तथा एग्रीकल्चर के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिससे आसानी से बड़े बड़े डाटा का कैलकुलेशन, उनका आकलन तथा उनका परिणाम हम आसानी से निकाल ले रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एक वचन तथा बहुवचन दोनों रूप में इसके शाब्दिक अर्थ का प्रयोग किया जाता है। बहुवचन के रूप में स्टैटिस्टिक्स के डाटा से ही संबंध है, जबकि सिंगुलर फॉर्म या एक वचन के रूप में इसको 5 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला कलेक्शन, दूसरा क्लासिफिकेशन, तीसरा आपका ट्यूबुलेशन, चौथा एनालिसिस और पांचवा इंटरप्रिटेशन। कलेक्शन का मतलब है कि हम डाटा कैसे संग्रहण करेंगे या डाटा का कलेक्शन कैसे करेंगे या डाटा को कैसे इकट्ठा करेंगे। अगर हमको गणना करनी है तो हमको रफ डाटा इकट्ठा करने पड़ेगा, फील्ड में स्वयं जाके डाटा को इकट्ठा करना, कलेक्शन ऑफ डाटा। ये 2 प्रकार से होता है। पहला पॉइंट आपका कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा का कलेक्शन हम कैसे करेंगे, तो यह टू काइंड। फर्स्ट प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या है, इसको प्राथमिक आंकड़ा भी कहते हैं। प्राइमरी डाटा को प्राथमिक आंकड़ा या प्राथमिक गणना, और इसको द्वितीयक डाटा या द्वितीयक आंकड़ा या द्वितीयक गणना कहते हैं। प्राइमरी डाटा क्या है, जब शोधकर्ता या रिसर्च या डाटा कलेक्ट करने वाला व्यक्ति, इन्वेस्टिगेटर खुद फील्ड में जाके अपने द्वारा स्वयं डाटा का कलेक्शन करता है, वह प्राइमरी डाटा के अंतर्गत आता है। जैसे किसी गांव की जनगणना के लिए कोई व्यक्ति खुद जाके घर बाई फेस इंटरव्यू के द्वारा प्रति व्यक्ति से उसका डाटा ग्रहण करे, या बेरोजगारी की संख्या या शिक्षित अशिक्षित की संख्या, या स्वास्थ्य विभाग में जो है बीमारों की संख्या, या कोई वैक्सीन या कोई टीकाकरण हुआ है, उसके लिए डोर टू डोर जाके उसका प्रयोग करना और उसका डाटा ग्रहण करना, यह प्राइमरी डाटा कहलाता है। जिससे इन्वेस्टिगेटर खुद फील्ड में जाता है और डोर टू डोर या बाई फेस इंटरव्यू के द्वारा खुद डाटा ग्रहण करता है और उसका एनालिसिस करता है और
कल्टिवेशन करता है वह प्राइमरी डाटा कहलाता है। अब सेकेंड पॉइंट, सेकेंडरी डाटा क्या है? सेकेंडरी डाटा ये दूसरे, ये बहुत पहले जो है कलेक्ट किया हुआ एक ऐसा डाटा होता है जो हम किसी ऑफिस से ग्रहण करते हैं, किसी के दूसरे द्वारा कलेक्ट किया हुआ डाटा। आप ब्लॉक से, एडीओ ऑफिस से, सेक्रेटरी से, कलेक्टर ऑफिस से, तहसील से या किसी रिसर्च से पहले से दूसरे के द्वारा कलेक्ट किया गया डाटा हम लेके उसका एनालिसिस करते हैं, ऐसे डाटा को सेकेंडरी डाटा कहते हैं। अब आप समझ गए हो कि प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा क्या है। ये कलेक्शन एक पहला बिंदु है जिसको हमको पूर्ण रूप से शुद्ध जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा के बारे में नहीं जान पाएंगे तो कलेक्शन ऑफ डाटा नहीं जानेंगे। तो प्राइमरी डाटा क्या है? जो हम खुद जाते हैं फील्ड में और डोर टू डोर या बाई फेस इंटरव्यू के द्वारा जो डाटा, जो आंकड़ा ग्रहण करते हैं वो प्राइमरी डाटा के अंतर्गत आता है। और जो पहले से ही कलेक्ट किया हुआ डाटा किसी ऑफिस, किसी फाइल या किसी रिसर्च पेपर या किसी शोध से या किसी लैब से दूसरे का आंकड़ा हम उठा के लाते हैं और उसको एनालिसिस करके बहुत से डाटा को लाके हम खुद अपने हिसाब से, अपनी आवश्यकता के अनुसार उनका एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना? ये हो गया आपका कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा 2 पॉइंट, फर्स्ट प्राइमरी डाटा, सेकंड सेकेंडरी डाटा। ओके, अब नाउ सेकंड पॉइंट, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या है? जो डाटा हम कलेक्ट किए होते हैं उनको जिनकी जिस चीजों की आवश्यकता होती है हम उन भागों में बांट देते हैं। जैसे हमको जनगणना करनी है तो, या किसी एरिया में महिला पुरुष की संख्या जाननी है, या शिक्षित महिला पुरुष के साथ शिक्षित अशिक्षित की संख्या जाननी है, उस तरह से हम उसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं। मान लो मेल, फीमेल, या उसमें लिटरेसी, नॉन लिटरेसी, ऐसे इसमें भी लिटरेसी, नॉन लिटरेसी, शिक्षित और अशिक्षित की संख्या। पहले पूरा डाटा जब लाएंगे उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, उसमें कितने मेल पाए गए। जितना डाटा हम लाए हैं या इन्वेस्टिगेटर जितना डाटा लाया है उसमें कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी महिला हैं, कितने लिटरेट हैं, कितने नॉन लिटरेट हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं। ठीक है ना? अब इसके बाद इसमें भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एम्प्लॉय और नॉन एम्प्लॉय, रोजगार और बेरोजगार। इसमें रोजगारों की संख्या कितनी, जो शिक्षित लोग हैं उसमें कितने परसेंट रोजगार है, कितने बेरोजगार है। और ऐसे जो है अशिक्षित में भी कितने लोग रोजगार है, कितने लोग बेरोजगार है। ऐसे ही इसमें फीमेल में भी, शिक्षित में भी कितने लोग रोजगार है, कितने लोग बेरोजगार है। ऐसे इसमें भी कितने लोग को रोजगार मिला है, कितने लोग बेरोजगार है। इस तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उनका कैलकुलेशन करके उनका आंकड़ा निकालते हैं। इस तरह से बड़े बड़े डाटा, बड़े बड़े आंकड़ा जिनका हम कल्पना नहीं करते, बहुत आसानी से सांख्यिकी के माध्यम से हम निकाल लेते हैं। इस तरह से ये क्लासिफिकेशन अपने, ये तो एक जो है एग्जाम्पल के तौर पे है। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार या इन्वेस्टिगेशन को जो जिस चीज की आवश्यकता होती है उसके हिसाब से अपना क्लासिफिकेशन कर लेता है। सपोज करो कि किसी गांव की स्थिति जाननी है, किसी गांव की स्थिति जाननी है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि बच्चों की संख्या, 5 साल से ऊपर के बच्चों की संख्या, 10 से 15 साल के ऊपर बच्चों की संख्या, 15 से 20 साल, ऐसे भी उनकी एज या उम्र के हिसाब से भी गणना करके वर्गीकरण कर लेते हैं। जिस चीज की आवश्यकता होती है उसके हिसाब से कैटेगराइज कर लेते हैं और उनका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं।
फिर ट्यूबलेशन, सारणीबद्ध करना। ट्यूबलेशन का मतलब है सारणीबद्ध करना। सारणीबद्ध करना, ये हमारे कलेक्शन किया हुआ डाटा को क्लासिफिकेशन करके ट्यूबलेशन उसको जो है बड़ी बड़ी सारणी में बना लेते हैं। सारणी के रूप में बना लेते हैं। सारणी के रूप में, टेबल के रूप में भी इनको प्रेजेंट कर देते हैं। ऊपर टेबलेशन ऑफ डाटा, उसको सारणी के रूप में बना लेते हैं। जैसे 0 से 1 एकड़, 1 हेक्टेयर किसानों की संख्या, एक गांव में कितनी है, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर वाले किसान कितने हैं, 3 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर वाले किसान कितने हैं, या 5 हेक्टेयर से 6 हेक्टेयर वाले किसान कितने। इस तरह से हम सारणीबद्ध कर लेते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। ट्यूबलेशन बना लेते हैं। या मान लो जो है पशुओं की गणना करनी है, तो किसके पास जो है कितने किसान जो है 2 दुधारू वाले पशुओं की संख्या, कितने किसान के पास जो 3 दुधारू पशुओं की संख्या, कितने किसानों के पास जो 6 दुधारू पशु है, 8 है, 10 है। इस तरह से हम एक टेबल बना लेते हैं, एक डाटा बना लेते हैं, जिसका हम क्लासिफिकेशन किए हुए डाटा को ट्यूबुलर फॉर्म में जो है सारणीबद्ध कर लेते हैं। अब आपका 4 पॉइंट है एनालिसिस, विश्लेषण। विश्लेषण हमारे जो रफ डाटा थे, इन तीनों फॉर्मूलों में आने के बाद फिर हम उसका विश्लेषण एनालिसिस करते हैं। सांख्यिकी के फार्मूले से या स्टैटिस्टिकल के फार्मूले से एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। उसके रख के, उस प्रेप पे रख के उसका परिणाम ज्ञात करते हैं एनालिसिस करके। वह डाटा की हकीकत क्या है, कैलकुलेशन कैसे होगा, उसके लिए सांख्यिकी के कुछ फार्मूले हैं, सेंटर टेंडेंसी, मीन, मीडियम, मोड, और इस तरह से बहुलक, इस तरह से उसका गणना करके एनालिसिस करते हैं, उस डाटा का विश्लेषण करते हैं और उसका परिणाम प्राप्त करते हैं। अब 5वां पॉइंट क्या है, इंटरप्रिटेशन। व्याख्या के रूप में दर्शाना। जो डाटा का परिणाम, विश्लेषण के बाद जो परिणाम आता है उसको कैसे दर्शाया जाए, लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट किया जाए, जिससे पूरे आंकड़े की जानकारी पारदर्शिता के रूप में प्रेषित की जा सके। वह कार्य इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत हम करते हैं। यह सांख्यिकी के 5 बिंदु है जिनके तहत पूरे सांख्यिकी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप जानेंगे, पहले आप क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा, दूसरा क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, फिर तीसरा ट्यूबुलेशन, फिर चौथा एनालिसिस, फिर 5वां इंटरप्रिटेशन। पहला क्या है, कलेक्शन डाटा का संग्रहण कैसे करेंगे, फिर उनका वर्गीकरण कैसे करेंगे, सारणीकरण कैसे करेंगे, विश्लेषण कैसे करेंगे और उनका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, लोगों के सामने कैसे प्रस्तुत करेंगे। इन 5 प्रक्रियाओं में सांख्यिकी की सारी प्रक्रिया पूर्ण होकर सारा परिणाम, सारी आंकड़ों की गणना, सारा परिणाम, सारा प्रेजेंट आपके सामने प्रेषित हो जाता है। बड़े बड़े आंकड़े जिनका हम आसानी से विश्लेषण, गणना और परिणाम नहीं निकाल सकते, उनका हम इन विधियों के द्वारा, सांख्यिकी के द्वारा हम आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है ना, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। और इंट्रोडक्शन और इन विधियों के द्वारा हम तरह तरह के क्षेत्र की, आपके एग्रीकल्चर में इनका क्या रोल है, अगला पॉइंट है एग्रीकल्चर में इनका क्या रोल है। तो इनका फील्ड में हम डाटा कलेक्ट करते हैं। हमारे वैज्ञानिक फील्ड में जो डाटा कलेक्ट करते हैं उनका इन विधियों से होकर गुजर के उनका परिणाम निकालते हैं। इनका सबसे बड़ा रोल जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग में, क्रॉप प्रोटेक्शन में, एनिमल हस्बेंड्री में, तरह तरह के एग्रीकल्चर के तरह
तरह तरह के बड़े बड़े आंकड़े इनका कलेक्शन करके प्राइमरी डाटा या सेकेंडरी डाटा के माध्यम से इन विधियों से गुजार के हम उनका परिणाम सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा रोल है जो जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग या स्टैटिक्स के संभव ही नहीं है। प्लांट ब्रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर का, जो कि सांख्यिकी के बेस पे ही आगे बढ़ता है। और क्रॉप प्रोटेक्शन में भी इनका अच्छा रोल है। एग्रोनॉमी में भी, सॉइल साइंस में सॉइल सैंपल्स वगैरह उनके परिणाम हम सांख्यिकी के विधि के गणना के द्वारा ही निकाल पाते हैं, आसानी से निकाल पाते हैं। इसलिए एग्रीकल्चर में इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे देश की एग्रीकल्चर या किसानों की स्थिति हम इसी स्टैटिक्स या सांख्यिकी के द्वारा ही गणना कर लेते हैं। क्या है सांख्यिकी का? इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन और इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, इसका परिचय क्या है और कृषि में इसका प्रयोग कैसे होता है यह हमने आपको बता दिया। अब अगला पॉइंट है आपके सिलेबस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सेकेंड पॉइंट है, दूसरा बिंदु है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। यह आखिरी पॉइंट के बाद इसका रोल आता है। आपने 5 बिंदु पढ़े होंगे इंटरप्रिटेशन में ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जब हमारे विश्लेषण या एनालिसिस के बाद इंटरप्रिटेशन का नंबर आता है, उस बिंदु से इसका कार्य आरंभ हो जाता है। 4 बिंदुओं के बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जब डाटा को हम विश्लेषण करते हैं तो उनका परिणाम हम आसानी से समझ सकें, एक बार देखकर उस डाटा की स्थिति हम समझ सकें। इसलिए उस डाटा को हम लोग ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करते हैं, एक जो ग्राफ के रूप में, और ग्राफ को देख के से देश की आर्थिक स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति क्या है और जनगणना या तरह तरह के जो आंकड़े होते हैं उनको ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करते हैं। किसी फसल का प्रोडक्शन हुआ, इनकम हुआ, उसका आय व्यय हुआ, बड़े बड़े शेयर मार्केट में भी आप देखते होंगे जो ग्राफ के रूप में दर्शाते हैं, वही है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो इंटरप्रिटेशन का मुख्य पार्ट है, जिसको हम उस ग्राफ को देख के आसानी से समझ सकते, बिना पढ़े ही समझ सकते हैं। ग्राफ की स्थिति देख के कहाँ हाई है, कहाँ लो है, कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है। हम इसका अध्ययन अगले क्लास में विस्तृत रूप से करेंगे। ओके, थैंक यू।